आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें पाकिस्तान की एक और बेइज्जती के वीडियो सबूत है। चाहे पाकिस्तान की राजनीति हो या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट, अपमान अब पाकिस्तान का दूसरा नाम बन गया। एक अपमान वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो वहीं रविवार को होने वाले एशिया कप फाइनल मुकाबले में से पहले 25 करोड़ पाकिस्तानियों को अपमान का डर है। ये दो तस्वीरें देखिए। ये देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ये वीडियो। बड़ा सज धज कर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सूट बूट पहनकर ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने का सपना लेकर गए थे। वहां फोटो क्लिक तो हुई, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने बड़ी कूटनीतिक मुलाकात से पहले शहबाज और मुनीर को पूरा 1 घंटे इंतजार कराया। ट्रंप जानते थे कि दोनों उनसे मिलने आए, लेकिन ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और जानबूझकर उन्हें इंतजार कराया और देरी से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं एशिया कप फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के लोग घबराए हुए हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में क्रिकेट पढ़ते ही अपमान का पन्ना अपने आप खुल जाता है। वो ये सोचकर सहमे हुए हैं कि इस बार फाइनल मुकाबले में न जाने कितनी बुरी हार होगी। फिक्र की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के फाइनल मुकाबले से पहले की घबराहट से। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस फाइनल में पाकिस्तान जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचा है। 2 बार भारत से बुरी तरह हार चुका है। बांग्लादेश जैसी टीम से भी बड़ी मुश्किल से जीत मिली है और अब पाकिस्तानी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि आखिर फाइनल में कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि जब जब भारत पाकिस्तान में अहम मुकाबले की फाइट होती है, तब तक पाकिस्तानियों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। कभी वेंकटेश प्रसाद ने अपनी गेंद से पाकिस्तान का अपमान किया, कभी सचिन तेंदुलकर के चौकों और छक्कों से पूरी पाकिस्तानी टीम का अपमान हुआ, कभी धोनी की प्लानिंग और बैटिंग से अपमान हुआ, तो कभी 1 लाख दर्शकों के सामने कोहली ने अपनी आतिशी पारी से पाकिस्तान का अपमान किया। अब भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा के विस्फोटक स्ट्राइक रेट और गगनचुंबी छक्कों से पाकिस्तान का अपमान हो रहा है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फिर से टीम इंडिया के सामने सरेंडर करने वाली है। इसकी भविष्यवाणी भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद में हो गई है। 41 साल बाद पहला ऐसा मौका है जब भारत पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। वैसे तो इसी टूर्नामेंट में 2 बार टीम इंडिया पाकिस्तान के अरमानों को मिट्टी में मिला चुकी है और अब वो तीसरी बार भी सरेंडर करेगी। ये चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो गई है। पाकिस्तान की अवाम आहत है और अब वो पाकिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रही है। इसके वीडियो सबूत आज पाकिस्तान से आए हैं, जो क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाले हारिस रऊफ और बल्ले को AK-47 बनाने वाले साहिबजादा इरफान को देखने चाहिए। वैसे तो फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को होना है, लेकिन पाकिस्तान की हार का पहला ट्रेलर 26 सितंबर को आ गया। अब तक एशिया कप में भारत पाकिस्तान के 2 मैच हुए, जिसमें पहले लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था। इसके बाद सुपर 4 में भी पाकिस्तान ने टीम इंडिया के सामने 6 विकेट से हारते हुए घुटने टेक दिए थे और अब फाइनल मैच से पहले ही पाकिस्तान की हार के पहले रुझान हम आपको दिखाते हैं। वैसे पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम खास है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, यहां तक कि इंडिया को भी। ऐसे में सलमान अली आगा को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है, जब जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को ललकारा है तब तब वो बुरी तरह हारा है और यह सिलसिला पिछले 26 वर्षों से लगातार चल रहा है। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, मीडिया ने खूब बयानबाजी की। पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कि भारत को उसके घर में हराएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और अजय जडेजा ने मिलकर पाकिस्तान को धो डाला। याद होगा आपको वो मैच और आखिरी ओवर भारतीय बैटिंग का। खैर 2023 के वर्ल्ड कप ग्रुप मैच से पहले वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने कहा था कि भारतीय बल्लेबाज हमारी स्पीड और स्विंग झेल नहीं पाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की धुआंधार पारी के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा था कि इस बार फाइनल पाकिस्तानी खेलेगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर और जहीर खान ने मिलकर
पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। वहीं 2022 में मेलबर्न में खेले गए T20 वर्ल्ड कप का वो ग्रुप मैच कौन भूल सकता है, जब मुकाबले से पहले बाबर आजम ने शेख ही बघाड़ते हुए कहा था कि हम इतिहास बदलेंगे, लेकिन विराट कोहली की जादुई पारी ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली। जो गलतियां वसीम, वकार, अफरीदी और बाबर आजम ने की, वही गलती सलमान अली आगा दोहरा रहे। जवाब, करारा जवाब मिलेगा रविवार को। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर उसकी अवाम ने ही हार के बाउंसर नहीं फेंके। आईसीसी के दरबार में भी पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हिट विकेट होकर आए। पहला नाम है बल्लेबाज से बंदूकबाज बने साहिबजादा फरहान का, और दूसरा नाम है हारिस रऊफ का। क्रिकेट के मैदान पर आपत्तिजनक इशारे करने वाले हवाबाज हारिस रऊफ पर आईसीसी ने 30% का जुर्माना लगा दिया है। अर्धशतक जड़ने के बाद गन सेलिब्रेशन करने वाले बंदूकबाज फरहान को आईसीसी ने फटकार लगाई है। साथ ही दोनों को यह चेतावनी भी दी है कि दोबारा मैदान पर ऐसी स्तरहीन हरकत करने की जुर्रत ना करें। इसके अलावा आईसीसी ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार को सलाह दे दी है। सूर्या ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान पर मिली पहली जीत पहलगाम हमले की पीड़ितों को समर्पित की थी। इस पर आईसीसी ने कहा है कि वो ऐसी कोई टिप्पणी ना करे जो राजनीतिक मानी जाएगी। क्रिकेट की पिच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती में अभी 48 घंटे वैसे बाकी हैं, लेकिन कूटनीति की पिच पर पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है उसकी चर्चा कराची से लेकर लाहौर तक हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की खातिरदारी कम की है, बल्कि उनको दरबारी बनाकर रखा, वो भी काफी देर तक। तस्वीरों के साथ ये पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं। पिछले कई घंटों से व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात की बात हो रही है और इसकी चर्चा पाकिस्तान में काफी जोर शोर से चल रही है। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से एक खास मीटिंग की। द्विपक्षीय संबंधों पर यह बात हुई है, लेकिन ये द्विपक्षीय वार्ता व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई, यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। और इस मुलाकात में टर्न एंड ट्विस्ट काफी है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को आधे घंटे तक इंतजार कराया। एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान की बेइज्जती कह रहे हैं। मुलाकात से पहले तक शहबाज शरीफ और असीम मुनीर व्हाइट हाउस के गेट के बाहर किसी दरबारी की तरह खड़े रहे। ट्रंप उनसे मिलने बाहर भी नहीं आए और वो अंदर प्रेस वार्ता करने में ही व्यस्त रहे। वैसे कल ही ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी और ट्रंप उन्हें रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के गेट पर दिखे थे। ट्रंप अपने सभी मेहमानों का वेलकम व्हाइट हाउस के गेट पर ही करते हैं। वो यहीं से मेहमानों को साथ लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज को ट्रंप नहीं बल्कि उनके अधिकारी मीटिंग रूम तक लेकर गए और ट्रंप इधर मीडिया से बात करने में मशगूल रहे। और इसी दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो इस वक्त ओवल ऑफिस के किसी रूम में हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। एक बार ट्रंप की ये बात सुन लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती छिपी है, फिर भारत के नजरिए से इस मुलाकात के गंभीर पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। ट्रंप जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लंबा इंतजार करवा रहे थे, तब व्हाइट हाउस के रूम में दोनों के चेहरे लटके हुए थे। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शहबाज सोच रहे होंगे इंतहा हो गई इंतजार की, और मुनीर के चेहरे पर जो भाव थे उससे लगा कि वो भी सोच रहे होंगे कि चाटुकारिता के चक्कर में ये कहां फंस गए। तस्वीरें देखिए जरा, उफ क्या हाल है इनका। ये देखिए, आप दोनों के मायूस चेहरे वाली ये वायरल तस्वीरें अभी इस वक्त देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। खैर, आधे घंटे बाद ट्रंप जब अंदर आते हैं तो रस्म अदायगी के तहत दोनों की खातिरदारी करते हैं। दोनों देशों के लीडर्स में औपचारिकता निभाने वाली हंसी मजाक की बातें होती हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों को इंतजार कराया गया उस व्हाइट हाउस में जिस व्हाइट हाउस के एक एक कमरे को एज अ स्टेट गेस्ट इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडेन ने दिखाया था। याद होगा आपको 2023 का वो स्टेट गेस्ट ऑनर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। खैर, ये फर्क है दोनों में। ट्रंप इस दौरान भी शहबाज और मुनीर दोनों को महान बताते हैं और शहबाज मौके पर चौका जड़ते हुए ट्रंप को मैन ऑफ पीस बता देते हैं, शांति का पुजारी कह देते हैं।
चाटुकारों को पसंद करने वाले ट्रंप ये सुनकर गदगद हो जाते हैं। एक और विशेष बात, शहबाज ने ट्रंप से मिलने के लिए अपने ही विदेश मंत्री की बेइज्जती कर दी। ट्रंप की साइड से द्विपक्षीय वार्ता के लिए जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए, वहीं शहबाज की टीम से जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर इस बैठक में दिखे। जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कल अमेरिका में ही थे, लेकिन शहबाज उन्हें व्हाइट हाउस में साथ नहीं ले गए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इस मुद्दे पर भी अपने पीएम को कोस रहे हैं। ट्रंप इन दोनों अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस पाने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान भी ट्रंप के लिए एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से ट्रंप ने इन मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन इस मुलाकात पर अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता पर क्या भारत को भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए? यह हमने पूर्व राजनयिक महेश सचदेव से समझने की कोशिश की। अमेरिका जितना पाकिस्तान के पास जाता है, हमारा इतिहास ये बताता है आज़ादी के बाद का, उतना ही वो भारत से दूर हो जाता है। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने का पाकिस्तान के अमेरिका के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ये संबंध अच्छे होना और साथ ही साथ भारत के साथ संबंधों में खटास आना, कुल मिलाकर के ये भारत अमेरिकी संबंधों पर दोहरी मार। शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले यूएनजीए को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने दूसरी बार ट्रंप को शांति का पुजारी कहा है। झूठ बोले कि ट्रंप ने हस्तक्षेप न किया होता तो भारत पाकिस्तान संघर्ष में बड़ी तबाही मचती। इसके बाद उन्होंने यूएनजीए के मंच से ही ट्रंप की चापलूसी की है। कहा कि हम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को पाकिस्तान की धोखा पॉलिसी समझनी होगी। ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए और इसे लेकर उनकी शहबाज और मुनीर से बात भी हुई है। लेकिन इसी पाकिस्तान ने रूस, चीन और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को कब्जे में लेने की ट्रंप की धमकी के खिलाफ यह बयान जारी किया गया। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है, अफगानिस्तान के हितों का झूठा दिखावा कर रहा है और ट्रंप को भी अंधेरे में रख रहा है। टिपिकल पाकिस्तान। अमेरिका में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती आतंकवाद के मुद्दे पर हुई। उनसे सीधा सवाल हुआ और ये इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा, सीमा पार के आतंकवाद को वो कब रोकेंगे? तो उन्होंने चंद सेकंड बाद कहा, हम सीमा पार आतंकवाद को हरा रहे हैं, हम उन्हें हरा रहे हैं। इसके बाद रिपोर्टर ने भी जवाब दिया, कहा कि भारत आपको हरा रहा है। मतलब शहबाज यहां भी साफ झूठ बोल गए। अगर सीमा पार आतंकवाद को हरा रहे होते तो हाफिज मसूद पर कार्रवाई कर रहे होते और सैयद सलाउद्दीन पर भी, ना कि अमेरिका जाकर ट्रंप की चापलूसी कर रहे होते। ध्यान से देखिए इंडियन जर्नलिस्ट का यह सवाल और फिर शहबाज किस तरीके से मुंह छिपाकर भागते दिखे। आपके रेफरेंस के लिए यह सवाल शायद तब पूछा गया था जब वो यूएनजीए से बाहर निकले थे। खैर, इनके रोम रोम में झूठ है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वैसे टैक्स की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ किंग का भी तमगा हासिल है। आज सुबह उन्होंने फिर से टैरिफ का चैप्टर खोल दिया। आप इमेजिन करें, पहले टैरिफ, उसके बाद H1B1 वीजा और अब फिर से टैरिफ। इंटरेस्टिंग। इस बार ट्रंप का टारगेट वो दवाएं हैं जो आपके लिए जीवन रक्षक हैं। दवा पर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। इंटरेस्टिंगली, जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया तो वॉलमार्ट खाली दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने यहां पर दवाओं पर, फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाया। सोचिए अमेरिका की जनता का क्या हाल होगा, जो कि बहुत डिपेंडेंट है उन ड्रग्स पर जिनके ऊपर यह टैरिफ लगा रहे। सुबह 5 बजे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट ना बना ले। यदि निर्माण शुरू हो गया है तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है 1 अक्टूबर के अंदर
जहां पर इंडस्ट्री खोली जाए। क्या अमेरिका वो लेबर और क्या अमेरिका वो स्किल सेट देने के लिए तैयार है 1 अक्टूबर से पहले, जहां पर दवा का मैन्युफैक्चरिंग हो? सोचिए जरा। अमेरिका की पॉलिसी रही है आउटसोर्स करने की, और आज एकाएक ट्रंप जागते हैं और बोलते नहीं सब अमेरिका में होगा। कैसे होगा? यानी अगर आप, अब इसका खबर का जो जिस्ट है वो समझिए, यानी अगर आप दवा बनाने के लिए अमेरिका में प्लांट लगा रहे हैं या उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब तो आप टैरिफ से बच जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहां एक बात नोट करने वाली है, उन्होंने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा की बात की है, जेनरिक दवा की नहीं। ब्रांडेड या पेटेंटेड मेडिसिन का मतलब उस दवा से है जिसकी खोज कोई फार्मा कंपनी रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद करती है। इसी वजह से इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय के अंदर पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो दवाई नहीं बना सकती है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जेनरिक मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जो ब्रांडेड दवाई या पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के सामान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी को रिसर्च का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, इसलिए उसकी कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले काफी कम होती है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि ट्रंप ने टैरिफ के लिए ब्रांडेड दवा को चुना, लेकिन जेनरिक दवा से परहेज क्यों किया है? भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका को जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% है। अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें हर 10 में से लगभग 4 दवा भारतीय कंपनी की होती है। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनरिक दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत से अमेरिका को जितनी दवा दी जाती है उनमें 40% जेनरिक दवा होती है। अगर इन दवाओं पर भी 100% टैरिफ लग जाता है तो कीमत बहुत बढ़ जाती है। इससे अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाती है और यह सीधे कंज्यूमर्स को प्रभावित करता है। यही वो डर है कि ट्रंप जेनरिक दवा को छू नहीं पाए। इंटरेस्टिंग बात है, आज दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप का एडवाइजर कौन है। वो कौन है जो ट्रंप को इतना मिसगाइड कर रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो उनके डिसीजंस हो वॉर को लेकर, क्योंकि कहीं पर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है, बल्कि उनके दुश्मन ज्यादा बनते जा रहे हैं। अमेरिका अकेला दिख रहा है। ट्रंप के 100% टैरिफ वाले फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद हुआ। निफ्टी 236 अंक नीचे 24,654 पर बंद हुआ। आज शेयर बाजार में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। फार्मा शेयरों में काफी गिरावट देखी गई। बट नेचुरल एक दिन में निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब एक फेयरवेल की बात करते हैं, रिटायरमेंट नहीं, फेयरवेल। और ये फेयरवेल दी गई है MiG-21, इसका ओरिजिनल नाम MiG-21 बाइसन था। अब आपको भारतीय वायुसेना के टाइगर की फेयरवेल पार्टी दिखाते हैं। टाइगर का नाम MiG-21, जो पिछले 62 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स का सबसे मजबूत शिकारी था। आज भारतीय सेना से में उसका आखिरी दिन था और जब यह एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ तो यकीन मानिए दुनिया के कई मुल्क इसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए बेताब थे। इसको बड़ा छुपा कर रखा था रशिया ने। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में MiG-21 को भव्य विदाई दी गई। ये वो तस्वीरें। सबसे पहले एयरबेस के रनवे पर MiG-21 को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। यह सम्मान व्यक्त करने का पारंपरिक तरीका। फिर सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने हवाई करतब दिखाए। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के तौर पर MiG-21 ने चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भी भरी। ये देखिए जरा। विदाई समारोह में 23 स्क्वाड्रन के 6 लड़ाकू विमानों के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उड़ान भरी। MiG-21 के इस आखिरी फ्लाई पास में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल है। MiG-21 के रिटायर होने के बाद उसकी जगह आधुनिक तेजस फाइटर जेट लेगा। कल ही रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच तेजस MK-1A को लेकर करीब 63,000 करोड़ रुपए की बिग डील हुई है। तेजस 4.5वीं जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अब ये जो डील हुई है इसके तहत 2027 और 28 से लेकर अगले 6 वर्षों में वायुसेना को 97 तेजस विमानों की डिलीवरी होगी और विदाई समारोह के मौके पर MiG-21 ने तेजस के साथ भी उड़ान भरी। क्या बात है। आपको बता दें
कि सबसे पहला MiG-21 फाइटर जेट अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पर ही उतरा था और उसकी विदाई के लिए भी इसी एयरबेस में चला था। चंडीगढ़ में ही इंडियन एयरफोर्स का पहला MiG-21 स्क्वाड्रन नंबर 28 बना था। MiG-21 को भारतीय वायुसेना का बैकबोन कहा जाता था। इस घातक लड़ाकू विमान के डर से भारत के दुश्मन भी थर-थर कांपते थे और सबसे ज्यादा दहशत पाकिस्तान में थी, क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कई एयरबेस MiG-21 के हमलों में तबाह हो गए थे। ये उस दौर का गेम चेंजर फाइटर जेट साबित हुआ। 1999 के करगिल युद्ध में MiG-21 ने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के कई ठिकानों को नष्ट किया और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने की अपनी विश्वसनीयता साबित की। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन उड़ाकर पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट मार गिराया। MiG-21 की कामयाबी का इतिहास लंबा है। विदाई समारोह में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी MiG-21 की उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के युद्ध से लेकर करगिल संघर्ष तक या बालाकोट हवाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा है जब MiG-21 ने हमारे सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत प्रदान की। यहाँ पर आप MiG-21 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको आज MiG-21 की तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद घातक खतरनाक एयरक्राफ्ट जिसमें 1x R 25-300 US इंजन लगा हुआ था और आपको मैं बता दूं इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो थी वो 7100 kgf थी। मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक तक जा सकता है। मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की। और ये एयरक्राफ्ट किस तरह से एक आखिरी गुड बाय अपनी भारतीय वायुसेना को कर रहा है। MiG-21 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हैं और वाटर कैनन सैल्यूट जो है MiG-21 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर दिया जा रहा है। What a role it has played. जब भी बुलाया गया 1965, 1971 जब गवर्नर्स हाउस बॉम्बिंग इन ढाका which actually changed the way the East Pakistani leadership were viewing the Indian Air Force strike. आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वायुसेना से रिटायर होने के बाद MiG-21 का होगा क्या? क्या ये लड़ाकू विमान कबाड़ बन जाएंगे या फिर किसी म्यूजियम में रखे जाएंगे? तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो सुनिए जरा। रिटायरमेंट के बाद इन विमानों की जांच होगी और एक रिपोर्ट बनेगी कि कौन सा पार्ट अभी इस्तेमाल के लायक है। उन पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा, बाकी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये पार्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेजों को ट्रेनिंग के उद्देश्य से ऑफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई शख्स विमान के फ्रेम को डिस्प्ले के लिए लेना चाहता है, उसे एयरफोर्स हेडक्वार्टर में आवेदन करना होता है। जेट के फ्रेम को तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही दिया जाता है। इस तरह के रिटायर्ड जेट्स आमतौर पर बड़ी यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री या सरकारी इमारतों में रखे जाते हैं और म्यूजियम में भी इन्हें सहेज कर रखा जाता है। अब एक ऐसी खबर जो आज सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने, जिसके विजुअल्स आपके सामने ब्रेक किए, सबसे पहले हमने आपको यह खबर दिखाई। हम बात करते हैं जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर शुरू हुई जंग की, जिसकी तस्वीरें बता रही हैं कि यह मामला अब कितना गंभीर हो चुका है। कैसे शहर शहर धर्म के नाम पर आई लव मोहम्मद वाला युद्ध हो रहा है। वैसे तो यह प्रदर्शन आई लव मोहम्मद के लिए हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में पत्थर थे, जुबान पर नफरती नारे थे, ना कानून का खौफ था, ना पुलिस का भय। जो लोग सामान्य प्रदर्शन के नाम पर आए थे वो पुलिस से भिड़ गए, वो हिंसक हो गए। क्यों? बरेली की तस्वीरें हैं ये। आई लव मोहम्मद वाला विवाद जो यूपी के कानपुर से शुरू हुआ, आज शुक्रवार को जुमे के दिन बरेली पहुंच गया। आई लव मोहम्मद पर आज यूपी का बरेली बैटलफील्ड बन गया। वहां एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी। दरअसल मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के समर्थन में प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद वहां भारी संख्या में लोग जुटे थे।
हालात को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। करीब 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी कितनी तैयारी में थे और किस तैयारी में थे, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या इसकी परमिशन ली थी पहले? जवाब हम आपको आगे देंगे। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मौलाना तौकीर ने भीड़ को बुलाया और भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाए। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। इस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अक्सर विवादास्पद बयान और भड़काऊ भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और बरेली में आज से काफी समय पहले हिंसा हुई थी, उसमें भी इनका नाम चर्चा में आया था। आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें पथराव और हंगामे की गवाही दे रही हैं। जब ये हालात बिगड़े तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं भी शामिल। बरेली में देखिए जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने जो ऐलान किया था उसके बाद जमकर बवाल हुआ है और देखिए यहाँ किस तरह चप्पलों के निशान पड़े हुए हैं। यहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ, हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। आगे बैरिकेडिंग पुलिस की हुई थी तो लोग यहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। आई लव मोहम्मद के लब्बैक वाले। तो इतनी ही देर में पुलिस ने समझाया कि आप घर जाइए, नहीं आई होगी उनके समझ में तो लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज किया, कुछ लोग भी घायल हुए। हाँ, कुछ लोग बहुत लोग घायल हुए, टांग टूटी है, बहुत लोगों को खून निकल रहा है मुंह से। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, पता नहीं कौन सी ऐसी बात हुई, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो गई एकदम से। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज फिलहाल नहीं की गई है। कुछ खुराफाती तत्व थे और उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है, लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर तौकीर रजा ने ऐसा क्या कहा था जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके बाद लोग पत्थर चलाने लगे, नारेबाजी करने लगे, माहौल को इतना बुरी तरीके से उपद्रव में बदल दिया गया। दरअसल आई लव मोहम्मद वाले विवाद के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक जगह पर जुटने की अपील की थी। इसके लिए वक्त और तारीख बताई गई और मकसद भी क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। आप सुनिए 23 सितंबर को उन्होंने क्या कहा था। और अमन के साथ इस्लामी इंटर कॉलेज की फील्ड में हम जमा होंगे और वहाँ से हम 4 बजे कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और वहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन, प्रेस, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज खोला हुआ है। ऐसी सूरत में मुसलमान कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हम एक अतमाम हुज्जत के तौर पर हम 26 तारीख को अपनी इन तमाम तकालीफ के लिए, हमें हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन हमारे मजहब में मदाखलत की जाती है, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर विवाद वाली एक सीरीज चल रही है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। यूपी के कई जिलों में पहले भी प्रदर्शन के दौरान नफरती नारे लगाए जा चुके हैं। आज बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो हुआ, उसके बाद तो यही लग रहा है कि यह मामला अभी रुकने वाला नहीं है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो प्रदर्शन को हिंसक बना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल और आई लव महादेव वाले पोस्टर भी दिखे। नेता भी अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बरेली में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद भी सियासी फाइट तेज है। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे।
आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए। और अब खबर लालू परिवार से। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक दल का पोस्टर और चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। लेकिन इस पोस्टर में आपको लालू परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखेगा, ना तो पिता लालू यादव और ना ही मां राबड़ी देवी। पोस्टर में सबसे ऊपर 5 तस्वीरें हैं। इनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। पोस्टर में पार्टी के नाम के नीचे 3 शब्द सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव लिखे गए हैं। पीले और हरे रंग के इस पोस्टर में चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड बताया गया है। पार्टी से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी भी दी गई है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है तो उधर तेजस्वी यादव घरेलू विवाद को थामने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने अपनी बहन रोनी आचार्य और संजय यादव मामले पर पहला बयान दिया है। आरजेडी के सांसद संजय यादव को लेकर रोनी आचार्य ने पोस्ट लिखा था। बिहार अधिकार यात्रा वाली बस में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर सवाल उठाए थे, तब से उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो पिता को किडनी देने के बदले चुनाव का टिकट चाहती थी। आज इस पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने हमें पाला पोसा है और बड़ा किया है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो आज के समय में बिरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने पिता को अपनी किडनी दान की है। लालू जी ने लोगों की मांग पर उन्हें टिकट दिया, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि रोहिणी ने किडनी के बदले टिकट मांगा था, जिसके बाद तेजस्वी का यह बयान आया। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 8 दिन में दूसरी बार वो पहुंचे हैं। आज उन्होंने पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सारण के क्षेत्रीय बैठक की है। बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। मीटिंग में बिहार प्रदेश स्तर के बड़े नेता मौजूद रहे। कल भी उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। कल वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर की क्षेत्रीय बैठक करेंगे। ये मीटिंग समस्तीपुर में होगी। फिर वो सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अररिया में सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर की क्षेत्रीय बैठक होगी। अब जल्दी से आपको तेजी से बता देते हैं एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े 2 अपडेट्स दे देते हैं। एक मामला पटाखों से जुड़ा है तो दूसरा दहेज कानून से। पहले ग्रीन पटाखों की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई है। सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी दी है। हालांकि यह साफ कर दिया है कि जब तक अदालत अनुमति नहीं देगी तब तक इन पटाखों की बिक्री नहीं होगी। बेंच ने कहा है कि उल्लंघन करने वाले लोगों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। केंद्र से भी अदालत ने कहा है कि वो सभी पक्षों से बात कर दिल्ली एनसीआर में इस मसले पर समाधान निकाले। अब इस मामले की अगली तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के आदेश के बावजूद यह फैसला लागू नहीं हो सका।
वायु प्रदूषण को लेकर सख्त आदेशों के चलते दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी है। ऐसी ही रोक एनसीआर के दूसरे शहरों के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा अपडेट जान लेते हैं। सर्वोच्च अदालत ने दहेज उत्पीड़न कानून की धारा 498A को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 498A बहुत ही कठोर है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के तहत झूठे, क्रूरता के कई मामलों को चिन्हित किया है। अदालत एक वैवाहिक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक महिला ने शादी के 1.5 महीने के भीतर 498A का मामला दर्ज कराया था। इसी केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी मामले झूठे हैं, लेकिन हमने 498 के कई मामलों को रद्द कर दिया है। धारा 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है।